नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स फंक्शन, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो हम यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे और डीएनए के फंक्शंस क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। और हम किसका मॉडल देखेंगे? वाटसन एंड क्रिक का मॉडल देखेंगे। इन्होंने डीएनए का एक मॉडल बनाया है, उस मॉडल के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ में फंक्शंस देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होते हैं और फॉस्फोरस ग्रुप होते हैं। तो इन तीनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से ज्वाइन होके एक चेन फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, एक बहुत लंबी चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। फॉलोइंग फीचर्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो जब डीएनए का मॉडल बनाया गया, वाटसन और क्रिक ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए का मॉडल बनाया है। तो जब इन्होंने मॉडल बनाया डीएनए का फॉर्मेशन किया, तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ फीचर्स ऑब्जर्व किए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है, in the structure of DNA, number of adenine residue is equal to the number of thymine residue, that is the A is equal to T। तो जब स्ट्रक्चर देखा गया डीएनए का, तो उस स्ट्रक्चर में ऐसा देखा गया कि जो एडेनाइन रेसिड्यू है, एडेनाइन एज अ बेस करके, एज अ नाइट्रोजिनस बेस करके काम करता है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट रहता है। तो जो एडेनाइन रेसिड्यू है, जितने एडेनाइन है उतने सेम इक्वल अमाउंट में थाइमिन रेसिड्यू डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम बोलेंगे A इज इक्वल टू T। फर्दर, नंबर ऑफ guanine रेसिड्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटोसिन रेसिड्यू, दैट इज G इज इक्वल टू C। तो बाद में ये भी देखा गया कि गुआनाइन के रेसिड्यू जितने होते हैं उतने ही साइटोसिन के भी रेसिड्यू उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलेंगे G इज इक्वल टू T। दस A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है। DNA from different tissue of same species have same base composition। बेस कंपोजिशन मतलब क्या होता है? जैसे एडेनाइन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, तो ये क्या होते हैं? ये नाइट्रोजनस बेस है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि डीएनए फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग टिश्यू का जो डीएनए होता है ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का अलग अलग टिश्यू का जो डीएनए होता है उसका बेस कंपोजिशन सेम होता है। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, हार्ट हो गया, तो इनके सेल्स में, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होगा। तो उस डीएनए का बेस कंपोजिशन जो है वो सेम होगा। अगर हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में देखें तो उनका जो बेस कंपोजिशन होगा वो सबका बेस कंपोजिशन सेम होगा। अलग अलग टिश्यू का डीएनए सेम होगा, वो टिश्यू भले ही अलग अलग है पर उनका बेस कंपोजिशन है वो सेम ही होगा। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है? डीएनए ऑफ वाइडली डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट बेस कंपोजिशन। तो जो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, वाइडली डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, उनका डीएनए सेम नहीं होता, उनका जो बेस कंपोजिशन होता है डीएनए का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम टाइगर, टाइगर का डीएनए और लायन का डीएनए अगर हम देखें तो उनका बेस कंपोजिशन सेम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज होते हैं। तो लायन का जो बेस कंपोजिशन होगा वो अलग होगा और एलिफेंट का जो बेस कंपोजिशन होगा वो अलग होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बेस कंपोजिशन होते हैं हर एनिमल का, या फिर इंसानों में भी अगर देखा जाए तो उनका बेस कंपोजिशन, हर इंसान का बेस कंपोजिशन डिफरेंट होता है।
देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, डीएनए बेस्ड कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज इज नॉट अफेक्टेड बाय एज, न्यूट्रिशनल स्टेट एंड इन्वायरमेंट। तो जो बेस कंपोजिशन होता है डीएनए का, जो बेस कंपोजिशन, ये जो प्यूरिन पायरिमिडीन जो हमने देखा था, नाइट्रोजनस बेस, हमने स्ट्रक्चर देखा था लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोसाइड्स के, वहाँ पर हमने नाइट्रोजनस बेस देखा था, तो उसी को हम बोलेंगे बेस कंपोजिशन। तो वो जो बेस कंपोजिशन होता है वो एज से अफेक्टेड नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में हमारे ऑर्गन्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे ऑर्गन क्या होते हैं, वो वीक होते जाते हैं, वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, उनकी जो काम करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो कम कम होती जाती है। पर जो डीएनए बेस्ड कंपोजिशन होता है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी एज बढ़ जाए, डीएनए जैसा का वैसा ही होता है। या फिर न्यूट्रिशनल स्टेट, कोई पर्सन है जो कि बीमार है, उसको कोई डिसीज़ कंडीशन है, पर उस कंडीशन में भी उसका जो डीएनए का बेस कंपोजिशन है वो अफेक्ट नहीं होगा, उसकी डीएनए के बेस कंपोजिशन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की वजह से भी जो डीएनए का बेस कंपोजिशन है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। In 1953, J.D. Watson and F.H. Crick proposed थ्री-डायमेंशनल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो 1953 में ये जो वॉटसन और क्रिक है, इन्होंने थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है डीएनए का। दिस मॉडल इज़ पॉपुलरली नोन एज डीएनए डबल हेलिक्स। तो ये जो मॉडल है डीएनए का, जो वॉटसन और क्रिक ने बनाया है, इसको डीएनए डबल हेलिक्स बोला जाता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो वॉटसन और क्रिक का मॉडल है डीएनए का उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसी को डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये दो जो स्ट्रैंड्स हैं, इन्हीं की वजह से इसको डबल हेलिक्स ऐसा बोला जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर SP ऐसा लिखा गया है, तो ये शुगर फॉस्फेट इस तरीके से ये चैन बनती है, ये बैकबोन होता है डीएनए का स्ट्रक्चर का। और ये जो ATGC आपको दिख रहा है, ये है एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिल एंड साइटोसिन। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस है डीएनए के, ये बेस कंपोजिशन है। तो इस तरीके से ये पूरी चेन फॉर्म करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस के थ्रू। तो ये एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, शुगर, फॉस्फेट और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की एक लॉन्ग चेन होती है डबल हेलिक्स में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब जहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हों, और डीएनए के स्ट्रक्चर में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रूव दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव। और ये जो यहाँ पर बड़ी वाली ग्रूव है, इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव। ये जो दो टर्न्स होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, इनकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और जो सिंगल टर्न होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, उसकी लेंथ होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए के स्ट्रक्चर की विड्थ कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है जहाँ पर दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहा गया है डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके ये चेन बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम फीचर्स ऑफ डीएनए मॉडल आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर हम कुछ फीचर्स देखेंगे इस डीएनए मॉडल की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फीचर है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉइल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो चेन्स है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है। तो यहाँ पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, मैंने आपको बताया था दो स्ट्रैंड दिखाए थे।
तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। पॉली मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड हमने स्ट्रक्चर देखा है लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन होकर एक चेन फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो एक दूसरे से कॉइल हुई है सेंट्रल एक्सिस में इन द फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। तो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स के फॉर्म में ये कॉइल हुई है, राइट साइड में ये कॉइल हुई है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दे आर एडेनाइलेट, गुआनाइलेट, थाइमिडाइलेट एंड साइटिडाइलेट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, जो A इज इक्वल टू टी था, G इज इक्वल टू सी था, तो वो A मतलब एडेनाइन, T मतलब थाइमिन। तो ये बेस कंपोजिशन है, ये बेस फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं? एडेनाइलेट, गुआनाइलेट, थाइमिडाइलेट एंड साइटिडाइलेट। देन नेक्स्ट है, each polynucleotide chain has 5 phosphorylated and 3 hydroxyl end। तो हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, तो हर स्ट्रैंड को 5 और 3 ऐसे नंबरिंग दी गई थी। तो वो 5 फॉस्फोरिलेटेड रहते हैं और 3 हाइड्रोक्सिल एंड रहते हैं, वो एंडिंग रहती है डीएनए के स्ट्रक्चर की। द टू स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देन नेक्स्ट है, मेजर एंड माइनर ग्रूव आर प्रेजेंट ऑन डबल हेलिक्स। तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा, वहाँ पर मेजर ग्रूव प्रेजेंट थी और माइनर ग्रूव प्रेजेंट थी। द डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन बिटवीन बेसेस। तो बेसेस के बीच में, बेस मतलब जो एडेनाइन, थाइमिन और गुआनाइन, साइटोसिन, ये बेसेस है, इनके बीच में एक हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए मदद करता है। ये जो हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है, ये स्टेबलाइज करता है डीएनए के स्ट्रक्चर को, जो कि बेसिस के बिटवीन में होता है। जो नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनाइलेट, गुआनाइलेट, जो हमने देखा था, उनके बीच में ये हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन रहता है, जो कि स्टेबलाइज करता है डीएनए के स्ट्रक्चर को। द वेट ऑफ डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा कि डबल हेलिक्स डीएनए की जो वेट होती है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से ये कुछ फीचर्स होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे आरएनए एंड इट्स फंक्शन। तो आरएनए के बारे में यहाँ पर देखते हैं। Ribonucleic acid are present in nucleus and cytoplasm in eukaryotic cells। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। आरएनए इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो आरएनए किस में इन्वॉल्व होता है? ट्रांसफ़र करने में। क्या ट्रांसफ़र करने में? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, उसको ट्रांसफ़र करने में आरएनए इन्वॉल्व होता है, और साथ में एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जैसे अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो हाइट में टॉल है ज़्यादा, दोनों मदर और फादर दोनों अगर टॉल है, तो जो बच्चा होता है वो भी टॉल ही होता है। ये क्यों होता है? जीन्स की वजह से। उसके मदर में और फादर में वो जीन्स है, इसलिए जीन जो है वो बच्चे में भी जाएंगे, और उसकी वजह से जो बच्चा है वो भी हाइट में टॉल ही होगा। तो इस तरीके से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इनको एक्सप्रेस करने का काम भी कौन करता है? आरएनए इस काम में इन्वॉल्व होता है। दे एक्ट एज प्राइमर्स ऑफ डीएनए फॉर्मेशन। ये जो आरएनए होते हैं ये प्राइमर्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी होते हैं जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है। सम आरएनएज एक्ट एज एंजाइम एज वेल एज कोएंजाइम। तो कुछ आरएनए होते हैं जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं और कोएंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं। आरएनए अल्सो फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल फॉर वायरसेस। तो जो वायरस होते हैं उनके लिए आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। उनके लिए आरएनए मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो आरएनए ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब इनमें भी न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन होती है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन होके
चेन बनाते हैं। तो आरएनए भी ये एक टाइप का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। In RNA polymer, purine and pyrimidine nucleotide are linked together through phosphodiester linkage। तो RNA पॉलीमर में जो प्यूरिन और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, किसके थ्रू? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू। द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज राइबोज। तो RNA में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? There are three types of RNA are present which are as follows। तो RNA कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मैसेंजर RNA, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं mRNA, ट्रांसफर RNA जिसको हम बोलते हैं tRNA, और थर्ड है राइबोन्यूक्लिक RNA जिसको हम बोलते हैं rRNA। तो सबसे पहले हम मैसेंजर RNA के बारे में देखेंगे। मैसेंजर RNA मतलब होता क्या है करके। इट अकाउंट्स फॉर 1.5% ऑफ सेलुलर RNA। तो सेलुलर RNA मतलब हमारे सेल में जितना RNA प्रेजेंट होता है उनमें से 1.5% जो RNA होता है वो मैसेंजर RNA होता है। दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर मॉलिक्यूल। ये जो RNA होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं, यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है और ये लीनियर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 1000 to 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पर 1000 से 10,000 तक न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनी हुई रह सकती है। मतलब कितनी लॉन्ग चेन होती है, पर ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ये सिंगल स्ट्रैंड में प्रेजेंट होते हैं। mRNA molecules have free और phosphorylated 3 and 5 end। तो ये जो mRNA होते हैं, mRNA के जो मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर फ्री भी हो सकते हैं या फिर फॉस्फोराइलेटेड 3 या फिर 5 एंड, जैसे DNA के स्ट्रक्चर में थे उस तरीके से फॉस्फोराइलेटेड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ mRNA। तो mRNA के फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। mRNA is carrier of genetic information from the nucleus to cytoplasm। तो mRNA क्या करता है? ये एक कैरियर की तरह काम करता है। क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कैरी करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है ये कैरी करता है mRNA। देन नेक्स्ट है यूजुअली अ मॉलिक्यूल ऑफ mRNA कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो mRNA होते हैं, mRNA का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिक्वायर होती है। किसके लिए रिक्वायर होती है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन लगती है, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, वो इन्फॉर्मेशन कौन कंटेन करता है? मॉलिक्यूल ऑफ mRNA। मतलब mRNA का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म करने की इंफॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन mRNA इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। तो mRNA में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसके फॉर्म में? जेनेटिक कोड के फॉर्म में। Sometimes single mRNA may contain information for the formation of more than one protein। तो कई बार क्या होता है, जो सिंगल mRNA होता है वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। मतलब एक mRNA इतने इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है जो कि एक से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो इस तरीके से ये mRNA जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आते हैं और साथ में ये ट्रांसफरिंग का भी काम करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। देन नेक्स्ट है ट्रांसफ़र RNA। ट्रांसफ़र RNA को ही क्या बोलते हैं हम? tRNA। tRNA अकाउंट्स फॉर 10 to 15% ऑफ टोटल सेल RNA। तो हमारे सेल में जितना RNA होता है वहाँ से 1 to 5% कौन सा होता है? mRNA। और ये जो tRNA होता है ये कितना होता है? 10 to 15%।
दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द आरएनए। तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ये जो टीआरएनए है, ये सबसे छोटा आरएनए है। जितने भी आरएनए के टाइप्स प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे छोटा है। यूजुअली दे कंसिस्ट ऑफ 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? 50 to 100, मतलब 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स की ये एक लॉन्ग चेन होती है। दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। टीआरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए की क्या फंक्शंस है? इट इज़ कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या है? कैरियर है, अमाइनो एसिड का कैरियर है टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर अमाइनो एसिड को कैरी करता है, अमाइनो एसिड को वहाँ तक पहुँचाता है। There is at least one tRNA molecule to each of 20 amino acid required for the protein synthesis। तो 20 अमाइनो एसिड में से एक जो मॉलिक्यूल है वो टीआरएनए रहता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। यूकैरियोटिक टीआरएनएज आर लेस स्टेबल व्हाइल प्रोकैरियोटिक टीआरएनएज आर मोर स्टेबल। तो यूकैरियोटिक सेल में जो टीआरएनए प्रेजेंट रहते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते, पर जो प्रोकैरियोटिक टीआरएनए रहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शन हो गए टीआरएनए के। देन नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए को हम बोलते हैं आरआरएनए। इसको हम राइबोन्यूक्लिक आरएनए भी बोल सकते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए मतलब क्या होता है वो देखते हैं। राइबोसोमल आरएनए अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। तो जितना आरएनए सेल में प्रेजेंट रहता है उनमें से जो 80% आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए होता है। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आरएनए है। इट इज़ प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन। तो ये जो आरएनए है, ये आरआरएनए जो है, ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट रहता है इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ ये कॉम्बिनेशन फॉर्म करके राइबोसोम्स में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। द लेंथ ऑफ आरआरएनए रेंजेस फ्रॉम 100 to 600 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो आरआरएनए है, यहाँ पर 100 to 600 न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन रहती है। मतलब यहाँ पर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं? 100 to 600। इतने न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आरआरएनए की चेन। देन नेक्स्ट है आरआरएनए मॉलिक्यूल हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आरआरएनए मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं। देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरआरएनए। तो आरएनए के फंक्शंस क्या है, राइबोसोमल आरएनए के फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। आरआरएनए आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो ये जो आरआरएनए है ये किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किस लिए ज़रूरी होते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी होते हैं। 16S RNA इज़ इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो 16S RNA है ये टाइप है। ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसके भी टाइप्स होते हैं कुछ, उनमें से 16S RNA ये एक इसका टाइप है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो 16S RNA ये इन्वॉल्व होता है किस लिए? इन इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करना हो, शुरू करना हो, तो उसके लिए 16S RNA ये इन्वॉल्व होता है, ये ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये कुछ राइबोसोमल आरएनए के फंक्शंस हो गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा जो आरएनए है उसके बारे में पढ़ लिया और उनके फंक्शंस भी देख लिए, और हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।